सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दीजिए। पानी ले आना। आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार रिप्लाई कर दें। सो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। सो मैंने उस चीज़ के 7 क्वेश्चन कराए थे और बाकी आपको करने को कहा है, एक बार कीजिए। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है तो एक बार कीजिए, अगर नहीं हो रहे तो मैं आपको वो बता दूंगा। मैंने कहा है जैसे IIM जयपुर ऐप है, आप उसमें वो क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो अगला जो है हमारा, अब हम 1E और 1F की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखें स्टूडेंट, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण। मुझे उम्मीद है कि इस वाले टॉपिक में से, रैखिक अवकल समीकरण में से आपको 4 नंबर मिलेंगे। जहां पर आपका एक यूनिट 8 नंबर का होता है स्टूडेंट्स, वहां पर ये 4 नंबर मिलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हर पेपर 40 नंबर का होता है। हर पेपर 40 नंबर का होता है स्टूडेंट। हर यूनिट आपका 8 नंबर का होगा। 8 नंबर का होगा। जैसे क्वेश्चन 1 में A B आएगा, क्वेश्चन 2 में A B आएगा, या तो क्वेश्चन A कर लीजिए या क्वेश्चन B। तो हमने 1D तक कर लिया है। 1E और 1F दोनों इसी पे बेस्ड है। आज की क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैखिक अवकल समीकरण। जिस बच्चे ने आज की क्लास ले ली तो समझ लो उसका 4 नंबर आ गया। आज की क्लास पे ही 4 नंबर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रह गई है। मैंने क्या कहा है, कभी भी कोई एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं या जब भी हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि थ्योरी क्या कह रही है। तो स्टूडेंट पहले परिभाषा लिख लें। परिभाषा लिखें, यदि या फिर किसी अवकल समीकरण को लिखें, लिखते रहें साथ साथ, किसी अवकल समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। किसी अवकल समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे। स्टूडेंट लिखे स्टेटमेंट, एक एक चीज समझ के। किसी अवकल समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे यदि यदि आश्रित चर तथा अवकल गुणांक प्रथम घात में हो। यदि आश्रित चर तथा अवकल गुणांक प्रथम घात में हो। स्टूडेंट जैसे अपने पास ये है अवकल गुणांक, इसकी घात 1 होनी चाहिए। और आश्रित चर, यानी जो आश्रित चर, क्योंकि स्टूडेंट जिसके लिए डेरिवेटिव होता है वो स्वतंत्र चर होता है और दूसरा आश्रित चर। और आश्रित चर भी केवल 1 घात के साथ होना चाहिए, वाई स्क्वायर जैसी चीज नहीं दिखनी चाहिए। तथा आपस में उनका गुणन नहीं होना चाहिए। तथा आपस में उनका गुणन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसे अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें आश्रित चर और अवकल गुणांक अगर अवेलेबल हैं तो केवल पहली घात के साथ हैं और आपस में वो मल्टीप्लाई नहीं होते। मेरा कहने का मतलब है जैसे ये, फॉर एग्जाम्पल d² y/dx² प्लस y इज इक्वल टू साइन x। रैखिक अवकल समीकरण। dn y/dxn
प्लस कुछ भी x की पावर 10 रैखिक अवकल समीकरण, चाहे यहां मैं ऐसा कर दूं, रैखिक अवकल समीकरण। थर्ड वन dy बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रैखिक अवकल समीकरण नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अरैखिक अवकल समीकरण, अरैखिक अवकल समीकरण या नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हो अरैखिक अवकल समीकरण, y केवल y और dy बाई डी एक्स केवल एक घात के साथ ही हो। स्टूडेंट्स अरैखिक अवकल समीकरण, अरैखिक अवकल समीकरण। उम्मीद है आप समझ गए हैं ऊपर वाली परिभाषा मैंने क्या लिखी है। स्टूडेंट ऐसे अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं जिसमें स्वतंत्र चर y और अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स अगर उपस्थित है तो केवल प्रथम घात के साथ उपस्थित हो। इस टाइप के अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं? रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। समझ गए हो स्टूडेंट्स? एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है क्लियर? किसी अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कब कहते हैं? अगर उसमें आश्रित चर और अवकल गुणांक प्रथम घात में हो तथा आपस में गुणन में ना हो। अगर आपस में गुणन में आ गए तो भी वो रैखिक अवकल समीकरण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट एक बार परिभाषा को ध्यान से देख लें। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये चीज जो मैं करा रहा हूं आज, जो मैं बताऊंगा आपको, उसकी डेफिनेशन लोगों को, इवन स्टूडेंट ही नहीं बाकी सबको भी क्लियर नहीं होती है, जो मैं आज आपको एक चीज बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट एक चीज सुन लीजिए, अभी आपकी बुक में जो आपने 12th में भी किया होगा, एक समाकलन गुणक आता था I.F। समाकलन गुणक मतलब I.F, समाकलन गुणक। स्टूडेंट समाकलन गुणक कैसे कहते हैं? समाकलन गुणक किसे कहते हैं? देखिए, अच्छा पहले सुन लीजिए मेरी एक बात, कि आपके पास जो ये 1E पढ़ा रहा हूं मैं, 1E के बाद 1F आएगा, 1F के बाद जितनी भी एक्सरसाइज है वो क्या है? यथार्थ अवकल समीकरण, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? स्टूडेंट कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ यानी एग्जैक्ट तब कहलाती है अगर मैं उस अवकल समीकरण को किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख पाऊं। मैं एग्जांपल एक बार सुन लीजिए मेरी पहले, क्योंकि मैंने क्या कहा, किसी भी एक्सरसाइज का पहला दिन इंपॉर्टेंट होता है, वो समझ लिया आपको पूरी एक्सरसाइज में, उसके बाद तो सिर्फ मेहनत करनी है। सपोज करो ये रहा इक्वेशन, पूछा जा रहा है क्या ये यथार्थ है? हां ये यथार्थ है। क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में मैं व्यक्त कर सकता हूं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और उसके बाद सीधा समाकलन करते ही ये आंसर आ जाता है। दोनों साइड x के लिए समाकलन किया, आपका आंसर आ गया। इस टाइप की अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? यथार्थ अवकल समीकरण कहते हैं। अब मेरी बात सुने, सेकंड बात, अगर कोई अवकल समीकरण यथार्थ नहीं होता, अगर कोई अवकल समीकरण यथार्थ नहीं होता मतलब उसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में अगर मैं ना लिख पाऊं, अगर कोई अवकल समीकरण यथार्थ नहीं होता तो एक ऐसा गुणक, कम से कम एक ऐसा गुणक जरूर मिलेगा जिसको इसमें गुणा करने के बाद ये यथार्थ बन जाए। अगर कोई अवकल समीकरण यथार्थ नहीं होता
यथार्थ नहीं होता का मतलब अगर उसे मैं किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में व्यक्त ना कर पाऊं, स्टूडेंट मुझसे हो या ना हो, अगर वो यथार्थ है तो उसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। हो सकता है मुझे ना मिले, बट आगे मैथमेटिशियन ने वही बताया कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई यथार्थ है कि नहीं, एग्जैक्ट 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 डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अभी एक्सरसाइज बेसिकली आगे आनी है। मैं इसीलिए ये अभी यहां बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक वर्ड आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्योंकि मैंने कई बार किसी बच्चों से पूछा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कल भी, कि बच्चों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर की डेफिनेशन वही लगती है जो किताब में लिखी है, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि वो चीज है। वो क्या गलती कहां क्या हो रही है वो एक बार चीज समझने की बात है। तो देखिए, अब मेरी बात सुनो। अच्छा, कोई भी अवकल समीकरण यथार्थ कब कहलाता है, यानी एग्जैक्ट कब कहलाता है? अगर उसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में मैं लिख पाऊं। अब जरूरी नहीं है आप कहोगे सर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, मान लो उसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकता हूं और मुझे वो पता ही ना लगे तो उसके लिए आगे मैथमेटिशियन ने तरीके दिए हैं कि भाई अगर उसे वो एग्जैक्ट है, उसे किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखा जा सकता है, तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, वो हम आगे चेक कर लेंगे। मगर अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट यानी यथार्थ ना हो, तो हमेशा, हमेशा वर्ड यूज कर रहा हूं, हमेशा एक ऐसा फैक्टर जरूर मिलेगा, हमेशा एक ऐसा फैक्टर जरूर मिलेगा जिसको गुणा करने पर, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड कुछ भी गुणा कर सकते हो, उसे उसमें गुणा करने के बाद वो एग्जैक्ट बन जाए। मुझे मिले या ना मिले, मगर हमेशा एक ऐसा फंक्शन जरूर मिलता है जो मल्टीप्लाई करने पर उसे क्या बना दे, एग्जैक्ट। और ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की परिभाषा क्या है? क्योंकि अब जो पूरी अगली दो एक्सरसाइज है जिसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, उसमें वर्ड यूज होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं ये ना भी बोलता तो भी हम सॉल्व करते तो आप करते जाते, बट मैंने कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहले दिन टॉर्चर करूंगा किसी भी एक्सरसाइज से, उस दिन मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद सिर्फ मेहनत। तो बात फिर सुन लीजिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन यथार्थ है यानी एग्जैक्ट है, यानी आप उसे किसी फंक्शन के अवकलन के रूप में यानी डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हो। मैं लिख पाऊं या ना लिख पाऊं, बट आप लिख सकते हो। मतलब जो भी कोई ना कोई ऐसा फंक्शन होगा जब लिख सकते हैं। हो सकता है मुझे वो फंक्शन मिले ही ना, तो उसे चेक करने का एक तरीका हमारे पास सिलेबस में है कि भाई इसे लिख सकते हैं कि नहीं। हो सकता है हमें मिले ही ना कभी, बट लिख सकते हैं। और अगर मान लो वो यथार्थ ना हो, तो भी एक ऐसा फैक्टर जरूर होगा जिसे गुणा करने के बाद उसे यथार्थ बनाया जा सकता है, वो भी चाहे हमें मिले या ना मिले। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें मिल जाए कि जो गुणा करने के बाद, बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की परिभाषा ये होती है। अब आप सुने, बट अब हमारे पास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण। इस एक चैप्टर का नाम है, जो यूनिट नंबर 1 है, पहला चैप्टर ही पूरा यूनिट है, और 1E स्टार्ट हो रही है, 1E और 1F तक। क्या नॉन एलडीई है भाई? साइन वाई आ गया, ये कोई लीनियर थोड़ी ना, लीनियर होता है वाई, वाई स्क्वेयर साइन वाई ई की पावर वाई, ये रैखिक नहीं हुआ, ठीक है ना। वहां पर वाई केवल एक घात का होना चाहिए, वाई दिखना चाहिए ना, अंडर रूट वाई दिखना चाहिए ना, वाई की पावर 3/2 दिखना चाहिए ना, लॉग वाई दिखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखना रिप्लाई, ठीक है? इजी 5 मतलब एग्जाम्पल 5 नॉन लीनियर क्यों है और एग्जाम्पल 5 भी। अच्छा, नीचे वाला में ये आपस में गुणन में है, ये आपस में गुणन में है, एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, तथा अवकल गुणांक और आश्रित चर आपस में गुणा में ना हो। गुणा में आ गया तो भी वो क्या नहीं होगा, 6 लिख देता हूं, लो, वो भी क्या होगा, वो भी आपस में वो रैखिक नहीं होगा। समझ आ गया? रिप्लाई कर दो एक बार। तो अब मेरी बात सुनो, अब आपको मैंने यथार्थ का मतलब बताया है। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर है प्रथम कोटि तथा प्रथम घात स्टूडेंट। तो यहां पर जो कोटि भी रहेगी वो भी 1 रहेगी, मतलब ये भी नहीं दिखेगा स्क्वायर, ऐसा ही दिखेगा क्वेश्चन। अब आप देखिए,
इस पूरी एक्सरसाइज में, बल्कि ये और अगली एक्सरसाइज में की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इस पे dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां p और q क्या है? x के फलन है, फंक्शन ऑफ x। p और q x के फलन है। स्टूडेंट लोग उसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताते रहते हैं जो बुक का बताया गया है। अब आप सुनो, मैं अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आप परिभाषा समझ चुके हैं। ऐसा गुणक जो गुणा करने के बाद किसी भी अवकल समीकरण को यथार्थ बना दे उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक। अब देखिए सुनो मेरी बात, माना आर ऑफ एक्स लिखो या आर मतलब एक्स का फंक्शन है, वो कौन सा है? आर एक फलन इस प्रकार है, माना आर एक फलन इस प्रकार है कि उसको इस पे गुणा करने पर उसे इस फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख पा रहा हूं। मैंने ट्राई किया इसको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखने की, मगर यहां ध्यान रखना अभी गुणक 1 है। इस फंक्शन को मैंने इस तरीके से लिखने की कोशिश की, क्योंकि मैंने देखा y का डेरिवेटिव तो ये पड़ा है, y तो रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इस टाइप का। माना r एक ऐसा फलन है कि इसको मैं r इंटू वाई के डेरिवेटिव के रूप में लिख पाया, तो आप देखिए क्या बनेगा, r dy बाई डी एक्स। एक बार टिपिकल आप समझ जाओ तो उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो गया, y से y गया, आर पी इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स। आर वाले एक साथ p इंटू डी एक्स, समाकलन कर दिया, ये क्या होता है, log r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो r क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप r मतलब ये गुणा कर दो ना इसमें, तो लेफ्ट साइड वाले को ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। एक मिनट पहले मैं पूरा कर दूं। ये ऐसा आर्टिकल एक बार देखें, जो चीज समझा रहा हूं वो समझनी बहुत जरूरी है। एक बार ये चीज पता लगी, क्वेश्चनों में तो बस अप्लाई करना है। मैंने आपको पहले बताया थेरी इज द जनरल एंड प्रॉब्लम्स आर सोल्जर्स। थेरी ही सेना अध्यक्ष है, क्वेश्चन तो सोल्जर्स, तो समस्याएं तो सिर्फ क्या है, सोल्जर है, सिपाही है, वो तो उसी निर्देश पे चलेंगे जो इन्होंने कहा है। इसका मतलब अगर r गुणा कर दिया जाए तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, तो जैसे मैंने दोनों साइड r गुणा किया, देयरफॉर नंबर 1 इंप्लाइज, इसको 1 दिया क्योंकि मुझे सॉल्व तो इसको करना है, सॉल्व तो इसको करना है। तो जैसे मैंने r गुणा किया दोनों में, r मतलब वो q भी x का फंक्शन है, r भी x का फंक्शन है, तो इसे कैसे लिख पाया, अरे ये क्या हुआ, आर वाई का डेरिवेटिव ही तो हुआ, r से गुणा करने पर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। q का मतलब q ऑफ x, r का मतलब जो भी x का फंक्शन आया है, तो y क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया तो प्लस c लिख रहा हूं, तो y क्या हो गया, उधर चला गया r मतलब 1 बाई आर, ये क्या बन गया, या फिर यही फॉर्मूला याद रख लो, कई बंदे यही फॉर्मूला याद रखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। और कई उसको ऐसा लिखते हैं, देखो y गुणा समाकलन गुणक q गुणा समाकलन गुणक
डी एक्स प्लस सी। क्या स्टूडेंट यही फॉर्मूला नहीं था जो बचपन से हम रट्टा मार रहे थे? पहले मैंने क्या किया कि ये मेरे पास अगर इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसका गुणांक 1 है, तो मैंने क्या किया, माना आर इस टाइप का फंक्शन है जो इसको गुणा करके क्या बना देगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बना देगा। तो मैंने इसको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने की कोशिश की, और अब मैंने जैसे इसका डेरिवेटिव करूंगा और ये कट गया और ये कुछ ऐसा बन गया, और उसके बाद सिर्फ इधर और इधर ले गया, आर ये आ गया। इसी को हम कहते हैं समाकलन गुणक। समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी ये गुणा करने के बाद लेफ्ट साइड को किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज से मेरे पास ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मगर बात ध्यान रखना इसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा और फिर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सीधा y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ राइट साइड में जो q था q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। मगर ये समाकलन गुणक इसका है। अब वो चेक करने के लिए तो आपको यथार्थ आना चाहिए, तब मैं आपको बताऊंगा। जिसको इन्होंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है वो असली क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, वो बीच में किसी स्टेटमेंट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। वो खैर अभी छोड़ दो, अभी सिर्फ इतना देखें। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, मुद्दे की बात, अब मुद्दा ये, अब थोड़ा मैं मुद्दा लिख दूं, मुद्दा सुन लीजिए। मुद्दे की बात, dy बाई डी एक्स ये दिया जाएगा, समाकलन गुणक निकालोगे, समाकलन गुणक आ गया, नंबर 1 का हल है y गुणा समाकलन गुणक q गुणा समाकलन गुणक dx प्लस सी। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। पेपर में ये करना है, ये मुद्दा, मुद्दे की बात ध्यान रखो। और वो कहानी कैसे आई है, वो ऐसे आई है, चेक कर लो। समझ आ गया? बता दीजिए एक बार। समझ आ गया स्टूडेंट्स? एक बार रिप्लाई करके बता दें। यस सर, थैंक यू अदिति। एक मिनट रुकना, रुक जाएंगे 1 मिनट। हाँ बोलो, 2 मिनट रुक जाएं। यस सर, थैंक यू मतदीन। एक मिनट रुकना मतलब नोट कर रहे हो कि वैसे ही रुकना, के अंदर पानी वगैरह पी के आ रहे हो? तो अब आप सोचिए, पूरी एक्सरसाइज अब इसके आसपास घूमने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। रब कर दूं, रब कर दिया जाए? स्टूडेंट्स बताना एक बार, बोले तो।
हो गया है, बच्चे कह रहे हैं। रब कर दूं ना स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी रोकना है तो नो लिख दो, वरना मैं रब करने वाला हूं अब। स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी बताया करो। क्या कर रहे हो तुम? इतने से बच्चे पढ़ोगे क्या? जहाँ पर नेट और जैम में बताओ बैचेस भरे रहते हैं, और बीएससी लोग ज़्यादा करते हैं बल्कि, फिर भी देखो। पता नहीं तुम्हारे दोस्त तुम्हारी सुनते ही नहीं है। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुने। चलो एक बार मैं क्या करता हूं, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करता हूं, वरना तो मैं नॉर्मली मेरा आदत क्या थी 1E और 1F दोनों का आर्टिकल, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, आर्टिकल एक साथ कराता था, फिर एक साथ क्वेश्चन करवाता था कि अब आपको बीच में दोनों मिक्सिंग करके कि अब बताओ आपको पता लग रहा है क्वेश्चन कौन सा है। बट स्टिल ठीक है, मैं एक बार, क्योंकि आज के ये क्वेश्चन है इसलिए आज थोड़ा ऐसे ही स्टार्ट करता हूं। तो करें स्टार्ट। पहले एक बार थोड़ा आसान सा क्वेश्चन देता हूं मैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2013 में आया था 1E कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5वां, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013। हर क्वेश्चन आपको करना है, तो क्वेश्चन लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो हेयर यहां सर ये देखिए, वैसे तो यूनिट 1 में आया है बट प्रथम घात का है, तो फर्स्ट चैप्टर का ही है कोई ये चैप्टर क्वेश्चन। और देखिए सर इसमें घात भी बराबर नहीं है, ये देखिए 0 घात 2 घात 2 घात नहीं बराबर नहीं है, तो समघात से तो नहीं हो रहा सर। और ये आप पृथक चर भी नहीं कर पा रहे हो, तो सर अब इन दोनों से नहीं हो रहा, तो तीसरा तरीका हमारे पास जो बच जाता है वो केवल और केवल रैखिक हो सकता है, क्योंकि अब हमने सिर्फ तीसरा तरीका रैखिक ही किया है। तो इसमें करने के लिए यहां ये आ गया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स के गुणांक को 1 बनाएं। सबसे पहले dy बाई डी एक्स के गुणांक को 1 बनाएं, ऐसा। ओके, इसे नंबर 1 दे दें। नंबर 1 की तुलना dy बाई डी एक्स कंपेयरिंग नंबर 1 विद दिस, नंबर 1 की तुलना दिस से करने पर, और आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कंपेयरिंग नंबर 1 विद दिस, नंबर 1 को इससे कंपेयर किया। तो स्टूडेंट तो P क्या आ गया, ऐसा। Q क्या आ गया है आपका, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। नंबर 1 की तुलना इससे की आपने, पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे। समाकलन गुणक, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मगर वो अभी आपको नहीं पता लग पाएगी, उसके लिए आपको F नहीं, F के बाद जो भी आता है EFG, G तक पहुंचना पड़ेगा। अब आप सुन लीजिए, ये जो समाकलन गुणक है वो बेसिकली इसका निकल रहा है, वो इसका समाकलन गुणक नहीं होता है। तो समाकलन गुणक क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बट हमें अप्लाइड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट मुझे ऑब्जेक्टिव वे में सोचना होता कि वो इसका समाकलन गुणक पूछता तो वो अलग होता, इसका अलग। वो कैसे, वो आगे की बात है। e की पावर इंटीग्रेशन, खैर समाकलन गुणक निकाला। अरे मुझे क्वेश्चन दिया होता तो पहले क्या करता हूं, इसका गुणांक 1 बनाता हूं, बना दिया। इसकी तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने को कर दी। P और Q पता लगा तो समाकलन गुणक क्या होता है स्टूडेंट, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब आप देखिए नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है,
फर्क किसका है? माइनस का। तो क्या आएगा? माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी ई की पावर में, ई की पावर में माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये ऊपर गया -1 हो गया, तो ऐसा। अब किसी बच्चे के दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां प्लस सी क्यों नहीं लगा दिया? स्टूडेंट, ये प्लस सी हमने इसलिए नहीं लगाया कि बेसिकली अगर आपने इसका प्रूफ देखा हो, प्लस सी मैंने क्यों नहीं लगाया, जबकि समाकलन में तो प्लस सी भी आता है सर, फिर आपने प्लस सी क्यों नहीं लगाया? बच्चों, प्लस सी मैंने इसलिए नहीं लगाया कि जब आप सॉल्व करते हो तो एक तरह से अब आप क्या करने वाले हो, सर मैंने इस क्वेश्चन को दोनों साइड इससे गुणा कर दिया है। मैंने ये बेसिकली ऐसा नहीं निकाला है। बेसिकली जैसे अगर वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में था तो वो क्या था कि मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या बन जाए, यथार्थ बन जाए। अब आप सुनिए एक बात कि बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वो x का ऐसा फंक्शन है जो गुणा करने पर लेफ्ट साइड को किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिख सकते हैं। मैंने ये इंटीग्रेशन करके ये प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि सॉल्यूशन करने का मतलब है मैंने ये लिखा, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो इससे। वो मैंने कैसे सोचा है, दिमाग में सोच लिया, बट वो दिमाग में सोचा ऐसे तो जाएगा नहीं, तो उसको मैंने इस तरीके से सोचा है, इसलिए हम वहां प्लस सी नहीं लिख रहे हैं। प्लस सी का मतलब थोड़ी देर के लिए हमने सिर्फ कहा है कि इसको इससे गुना कर दिया जाए, बट वो किससे गुना किया जाए वो हम सीधा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए हमने ये वाला तरीका अपनाया है। तो क्या करेंगे, नंबर 1 का हल होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। नंबर 1 का हल क्या होगा, y गुणा समाकलन गुणक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुणा समाकलन गुणक dx प्लस सी। ओके, और अदरवाइज अगर आपको लगता है यहां पर कोई कांस्टेंट लिख दोगे तो जब वो यहां पुट करोगे तो वो वैसे कट जाएगा। बट समाकलन गुणक जो होता है वो केवल x का फंक्शन होता है, उसमें कोई कांस्टेंट आगे नहीं, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व होता। y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। व्हाट इज q? q जो राइट साइड में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ऐसा आ जाएगा समाकलन गुणक। तो अब आप देख सकते हो बच्चों ये क्या आ रहा है, y/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये ऊपर x है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। और आप एक चीज देख पा रहे हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव ऊपर वाले की फॉर्म में होता है x की शक्ल में। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट चलो इसको नंबर 2 देके एक बार छोड़ दो ना हो। अब इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, आज तक मैं डायरेक्ट कर लेता था, अगर मैं ऐसे करता तो देखो कितनी लंबी चीजें होती। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को t माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या आ जाएगा, dt बटा -2। नीचे क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t की पावर 3/2 का मतलब होता है t की पावर -3/2, और जब पावर 1 जुड़ेगी वही नीचे आएगा, तो t की पावर -1/2 अपॉन -1/2। और ये कट गया तो क्या आ रहा है, t की पावर -12 का मतलब 1/√t, जो किसके बराबर आ रहा है, 1/√t। क्या लिया है, ऐसा। सो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, देयरफॉर नंबर 2 इंप्लाइज, नंबर 2 क्या आ गया। चाहे तो अब आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते रहें, सॉल्व करते रहें, y/1 माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर, उसकी इंटीग्रेशन क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी। और वो काट दीजिए, इसको उधर ले जाइए, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक बार चेक करें, सॉल्व करें इसे। सो
ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। स्टूडेंट केवल कैलकुलेशन रहेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बस। डिफरेंशियल मुश्किल कुछ नहीं है, आर्टिकल समझ गए तो अब हर क्वेश्चन में और कुछ हो ही नहीं सकता है। केवल क्या उस आर्टिकल में क्या था, dy बाई डी एक्स का गुणांक, उसके बाद किसी चीज से गुणा करने के बाद ये यथार्थ बनता है, मतलब किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखा जाता है। और वो क्या होता है, वो ऐसे निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से। उससे गुणा करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आखिरी में आंसर कैसा आ जाता है, y गुणा समाकलन गुणक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q गुणा समाकलन गुणक dx प्लस c। देख पा रहे हो आप? तो ऐसा पेपर में क्वेश्चन आया था, देखो एक बार स्टूडेंट। इसीलिए जो क्लास है, जो हमसे पुराने स्टूडेंट पढ़ते भी थे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते थे, मतलब हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे आते हैं बस, तो उम्मीद है आप थोड़े पढ़ने वाले ही होंगे। तो समाकलन गुण, किसी चीज को आप समझ गए, थ्योरी समझ गए, उसके बाद क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। एक बार नोट कर लो, और उसके बाद सभी बच्चे एक बार ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8, कल मैं पूरे दिन, कल तो नेक्स्ट क्लास में तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर tan इनवर्स एक्स। पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं इसे रैखिक अवकल समीकरण से कर रहा हूं, क्या मैं पिछले वाले तरीकों से नहीं कर पा रहा हूं इसीलिए रैखिक अवकल समीकरण से कर रहा हूं, या और भी तरीके हैं मगर उसमें से मैंने यही चुना है। अपने आप से क्वेश्चन जरूर पूछना है, क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है आपके पास? ठीक है ना स्टूडेंट्स? हाँ करें, मैं 2-3 मिनट का वेट करता हूं। और हाँ स्टूडेंट, कल जन्माष्टमी है तो मेरा फास्ट होता है, तो कल मैं आता नहीं हूँ, मतलब कल मेरी सारी क्लासेस ऑफ रहती है, तो कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार अब ये मत बोलना आज है जन्माष्टमी। करें नोट, जल्दी बताओ। करो इसे जल्दी स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करें, समघात नहीं दिख रहा यहां, तो अब क्या करें, सबसे पहले dy बाई डी एक्स के गुणांक को 1 बनाओ विद्यार्थी गणों, y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। बट मैं चाह रहा हूं कि मुझसे एक स्टेप आगे चलो आप, और जहां ना आए वहां रुक जाओ, तब तक एक एक स्टेप आगे चलते रहो और जहां ना आए वहां रुको। ठीक है ना? सो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक बार समाकलन गुणक निकालने सभी। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1 इसकी तुलना करें, पिछली बार हिंदी में लिखा था, कंपेयरिंग नंबर 1 विद नंबर 1 की तुलना किससे कर रहा हूं स्टूडेंट में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट ये p और q किसका फंक्शन है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का। अगर किसी क्वेश्चन में dx बटा dy करने की जरूरत पड़ती तो ये p और q उस समय y का फलन होता और यहां गुणा x होता। तो देखिए, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है ये y और dy बाई डी एक्स प्रथम घात में होने चाहिए, यही रैखिक अवकल समीकरण है। तो p क्या हो गया यहां मेरा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो y के साथ है। q क्या हो गया स्टूडेंट मेरा, e की पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर।
मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, समाकलन गुणक सभी निकालें, सभी स्टूडेंट समाकलन गुणक निकालें। आज समाकलन गुणक निकालें जल्दी, आज ही निकालना है। क्या होगा आखिर समाकलन गुणक? तो बच्चों ने अगर निकाल लिया है तो मैं एक बार निकाल के देखूं। e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन शायद हमें आती होगी तो tan इनवर्स x आती होगी। मान लेता हूं कि हमें आती होगी। ऐसा इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, और जिसने ये निकाला है थैंक यू वेरी मच। अतः नंबर 1 का सॉल्यूशन है, हल है। अतः नंबर 1 का हल है। तो नंबर 1 का हल क्या हो गया स्टूडेंट्स? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक, आप हिंदी वाले भी IF लिख सकते हो। इंटीग्रेशन q इंटू समाकलन गुणक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। स्टूडेंट्स, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो लिख दिया मैंने। ओके, अब आपका q ये है स्टूडेंट्स, ये मत समझ लीजिएगा q, क्योंकि आपने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है वो इस इक्वेशन नंबर 1 का निकाला है। वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्वेश्चन में सॉल्व करके निकला था उस समय dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 था, तो जिसका गुणांक 1 है ये इसका समाकलन गुणक है, तो इसका हल है। और जो इसका हल है वही इसका हल होगा, क्योंकि दोनों साइड सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये और ये तो सेम इक्वेशंस है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q क्या है? e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू ई की पावर tan इनवर्स x dx प्लस c। और आप देख रहे हो e की पावर थोड़ी सी अजीब लग रही है, tan इनवर्स x, जो कि आज तक हमने नहीं देखी होती। e की पावर x लग रहा होता है, ठीक। तो अगर e की पावर इसी को अगर मैं t पुट कर दूं तो e की पावर x का क्या फॉर्मूला होगा? e की पावर x, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दैट x, वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर पड़ा है। तो इफ आई पुट e रेज टू पावर tan इनवर्स x को अगर मैं t पुट कर दूं तो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, फिर उस x का डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा dt। तो आपका ये क्या बन जाएगा? नंबर 2। तो नंबर 2 क्या बन गया स्टूडेंट्स? y गुणा e की पावर tan इनवर्स x, लिख देना राइट इन राइट हैंड साइड। पुट दिस बराबर t दाएं पक्ष में पुट किया है मैंने, बराबर इसे मैंने t पुट किया, ये मेरा dt बन गया है प्लस c। सो y गुणा e की पावर tan इनवर्स x, ये क्या बन गया? टी स्क्वेयर बटा 2। तो t की वैल्यू कर दें। अब आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि अब क्या करना है। t क्या है? e की पावर tan इनवर्स x का स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। ओके, चाहे ऐसा छोड़ दीजिए। सो ये आपका आंसर आ गया। आंसर आने का मतलब है dy बाई dx, ये अवकल गुणांक गायब हो गया है। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, अगर आप आर्टिकल समझ गए हो तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल समझ गए उसके बाद तो हर क्वेश्चन में वही काम होना है जो एक में हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चनों को बढ़ाने से पहले मैं एक छोटा क्वेश्चन करवा दूं आज, क्योंकि मुझे दिख रहा है 6 से 10 मिनट रह गए हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली हम रोज 4 करते हैं, बट जिस दिन आर्टिकल होता है उस दिन 3 तक होते हैं। सो आप चीज को देखिए स्टूडेंट, बार बार, मगर आपको हर बार अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछना है
क्या मैं इसको पिछले वाले तरीकों से कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि पेपर में सिर्फ लिखा जाएगा सॉल्व इट, स्टूडेंट सॉल्व इट, और वहां पर ऐसा नहीं लिखा जाएगा। यहां पर तो बच्चों के लिए काफी आसान होता है कि सर एक्सरसाइज ही ये करा रहे हैं, रैखिक अवकल समीकरण, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आंख बंद की दे शुरू हो गए। ऐसे नहीं शुरू होना है, फिर तो आप देखते हो ना तुम ताव और शुरू हो। एक बार मैं फिर बीच का कोई क्वेश्चन उठाता हूं, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन हमें एक एक करना है। इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे पेपर में तो यहां हेयर ये रहा। अब आप एक चीज देख रहे हो स्टूडेंट्स, साफ पता समघात नहीं है, 1 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, और यहां भी 0 डिग्री, समघात नहीं है, छोड़ दो। एक्स और वाई वालों को एक तरफ नहीं कर पा रहे हो, पृथक चर भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, तो बचा कौन? रैखिक अवकल समीकरण। हाँ, वाई की पावर भी 1 है, ये भी, बट इसको नीचे अगर ले गए तो y तो नीचे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी फॉर्म तो है dy/dx प्लस py। तो आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को dy/dx ना बना के dx/dy बनाया। अब सही है, dx/dy प्लस px बराबर q, जहां p और q अब y के फलन है। तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx/dy प्लस px बराबर q, जहां p और q अब नंबर 1 की तुलना किससे हो जाएगी स्टूडेंट्स? इससे होगी, जहां p और q अब किसके फलन है स्टूडेंट? जहां अब p और q किसके फलन है? x, p और q y के फलन है। कंपेयर किया तो p क्या बन गया? -1, और q क्या बन गया? y + 1, और वो p और q को स्वतंत्र चर के ही फलन होना चाहिए था, वो x के फलन नहीं हो सकते। अब ये x गुना है बस। तो आप इस चीज को देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब समाकलन गुणक क्या हुआ? e की पावर इंटीग्रेशन p dy। अब p जो है, क्योंकि यहां डेरिवेटिव किसके लिए हो रहा है? y के लिए, तो यहां इंटीग्रेशन भी किसके लिए होगा? y के लिए। तो क्या हो जाएगा? e की पावर -y। ओके, e की पावर -y। तो आपका आंसर अतः नंबर 1 का हल है। तो नंबर 1 का हल क्या हो गया? x गुणा, अब सब कुछ x में बदल गया है, समाकलन गुणक q गुणा समाकलन गुणक dy, क्योंकि स्वतंत्र चर अब y बन चुका है, तो जो इंटीग्रेशन है वो भी किसके लिए होगी? y के लिए होगी बच्चों। तो समाकलन गुणक की, तो x गुणा समाकलन गुणक क्या है? e की पावर -y। व्हाट इज q? y + 1 इंटू e की पावर -y। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यह बताऊंगा कि ये सर ने ये जादू कैसे किया। ये आइलेट वाला फॉर्मूला सर ने सीधा कैसे लिख दिया, इसको जानने के लिए अब नेक्स्ट क्लास में ही मैं ये बताऊंगा कि ये अचानक सर ने क्या कर दिया। आखिर e की पावर -y था इंटू y + 1, ये तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस पहले का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ करना था। ये सर सीधा क्या लिख के चले गए, क्योंकि पेपर में हम सीधा करेंगे, क्योंकि समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि पूरी बुक में हमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन मिलने वाली है, तो जितना समय बचा लेंगे उतना बढ़िया। फिर भी आप एक बार इसको समाकलन करके देखिएगा, इसको समाकलन करके देखिएगा। अब मैं e की पावर -y से भाग किया, ये हट गया, e की पावर -y नीचे, तो ऊपर जाके e की पावर y, तो ये आपका आंसर आ गया। मगर ये समाकलन चलो कि आज ही बता दूं, बताओ एक बार।
अभी बता दूं? बता दूं अभी क्या? तो बच्चे कह रहे हैं यस सर बता दो। तो देखो, आप एक चीज देखो, कभी भी आपके पास ना अगर ऐसा इंटीग्रेशन होता, ओके, जहां m कोई नेचुरल नंबर होता, तो फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर ax का समाकलन क्या होता है? e की पावर ax बटा a माइनस पहले का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन का पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस सी चल रहा है जो भी है। तो ये क्या बना? x की पावर m बटा a कॉमन आ गया है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर ax का बार बार इंटीग्रेशन e की पावर ax बटा a आ जाएगा, माइनस पहले का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, प्लस सी जो भी चल रहा है। ये क्या आ गया? माइनस m बटा a स्क्वेयर प्लस m इंटू m माइनस 1 बटा a स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पहले का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, और ऐसे चल रहा है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, e की पावर ax कॉमन निकालूं तो ये है x की पावर m बटा a माइनस इसका डेरिवेटिव बटा a स्क्वेयर प्लस इसका डेरिवेटिव m माइनस, कहीं बार बार क्या हो रहा है? पहले का डेरिवेटिव उसके बाद डेरिवेटिव आता जा रहा है, तो क्या बना? m माइनस 1 बाय a क्यूब x की पावर m माइनस 2, और यही प्रक्रिया आगे आगे चलती रहेगी, क्योंकि अगली टर्म क्या आएगी? माइनस m माइनस 1 m माइनस 2 बटा a क्यूब दिख रहा है, बट जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो नीचे फिर एक और a आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को मैं बार बार दोहराता रहूंगा स्टूडेंट, और आप देख रहे हो अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि सर ने e की पावर ax तो वैसा का वैसा लिख दिया, x की पावर m उसका डेरिवेटिव m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव m इंटू m माइनस 1, फिर इसका डेरिवेटिव, ओके, और सर ने एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस a, क्योंकि जब आप सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो बार बार a, फिर अगले में a स्क्वेयर a क्यूब a4, ऐसा ही तो किया है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा आ जाए तो सर इसका डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, e की पावर 2x स्टूडेंट x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर, 3x का डेरिवेटिव 6x, 6x का डेरिवेटिव 6, प्लस माइनस 2 है बटा 2, 2 स्क्वेयर 2 क्यूब 2 की पावर 4। ऐसा फर्स्ट ईयर में भी आपको किया होना चाहिए था, समाकलन में यूज होता था। तो अगर
अब मैं इसकी बात करूं तो e की पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस वन, तो क्या था, e की पावर माइनस वाई बाहर, y प्लस वन और y प्लस वन का डेरिवेटिव वन, प्लस माइनस नीचे माइनस वन का स्क्वायर, और दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, तो y प्लस वन। तो सर ने, अच्छा तो सर ने ऐसा किया था। इससे अब पता लग रहा है कि जब भी e की पावर माइनस आए ना, e की पावर माइनस वाई, तो बाहर तो लिख दिया कीजिए माइनस e की पावर माइनस वाई, और नीचे बीच में आगे प्लस प्लस करता रहे y प्लस वन प्लस इसका डेरिवेटिव, क्योंकि जब आप माइनस माइनस करोगे तो एक एक साइन बदलता जाएगा। इसको मैं कल एक बार फिर कर देना, एक बार घर पे ऐसे करके देखना कि यहां माइनस टू एक्स, अगर सोचो माइनस होता तो क्या होता, माइनस टू स्क्वायर प्लस, जैसे मैं इसी को कर देता हूं चेंज, माइनस टू क्यूब माइनस टू की पावर, देखो माइनस आ गया है और वो माइनस बाहर आ जाता है, एक्स क्यूब बटा दो, और बीच में साइन प्लस प्लस आ जाता है, ऐसा हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से, समझ आया? हाँ बोलिए, समझ आ गया? मैंने वो डायरेक्टली कैसे लिखा, पेपर में भी वैसा डायरेक्टली लिखना है, ठीक है, थैंक यू अनिल, समझ आ गया है तो ऐसा ही एग्जाम में डायरेक्टली अगर कभी एक्सपोनेंशियल के साथ बहुपद आ जाए, एक्सपोनेंशियल के साथ सर पी में तो ये है ही नहीं, किस पी में, अरे पी वाई का फंक्शन कैसे नहीं हुआ, ये लो वाई की पावर जीरो, अरे कांस्टेंट जो होता है ना, मेरा कहने का मतलब है या तो y का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट को आप किसी के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है ना, अगर x की जरूरत होती तो x के रूप में भी लिख सकते थे, और y की जरूरत है तो y के रूप में भी लिख सकते थे, ठीक है ना, तो कांस्टेंट फंक्शन है उसे दोनों के रूप में लिख सकते हैं, तो वो मेरा मतलब था, जो केवल x का फंक्शन का मतलब या तो x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, केवल y का फंक्शन का मतलब केवल y का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, ठीक है। सो मिलते हैं, बट कल मेरा ऑफ रहेगा, मेरा ऑफ रहेगा मतलब सिर्फ तुम्हारा ऑफ नहीं, मेरा ही ऑफ रहेगा कल, ठीक है ना। सो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं, इन चीज़ों को पढ़ो, अपने साथियों को बताओ, तुम बताते नहीं हो यार, आगे जाके क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि इस साल मैं पढ़ा रहा हूँ फिर अगले साल फिर सर बोलें कि यार बस पढ़ा के देख लिया, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा था, फिर एक बार मतलब सर मना कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं यार एक बार कोशिश करते हैं, एक्चुअली हमने बीएससी छोड़ के ना एमएससी पढ़ाना शुरू कर दिया था, इस साल फिर हमने देखा कि जितने भी हम कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं पीछे बच्चों का बीएससी बहुत कमज़ोर आ रहा है, तो इस साल से फिर प्लान कर रहे हैं कि अब एमएससी को एक बार इस साल रिकॉर्ड करके दे देंगे, रिकॉर्ड करके रख देंगे और बच्चों को बोलेंगे वो रिकॉर्डेड ही लेते रहो जिसको एमएससी करने आना होगा। और अब हमने सोचा है कि बीएससी पे वापस आते हैं, तो 2 साल बाद वापस बीएससी में, वरना सोचो कि हमारे पास 2 साल पहले ही 700-800 बच्चे थे, तो इस समय अगर 2 साल तक और अगर बच्चे बढ़ चुके होते तो ऑब्वियसली बात है यहाँ भी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता, हर जगह वही चीज़ होती। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं, साथियों को बताएं, उनको खींच के लाएं, और जो भी समझ लो। चलो टिल देन गुड बाय।